currency which is decentralized and protected by cryptographic encryption technique और विच इज ए डिसेंट्रलाइज का मतलब ऐसा नहीं जैसे आरबीआई सेंट्रलाइज, आरबीआई क्या इशू करता है, नोट्स इशू करता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिसेंट्रलाइज होता है, हर जगह से इशू हो जाता है। एंड प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन टेक्निक, प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन टेक्निक्स। बता सकते हैं और कौन कौन सी वर्चुअल करेंसी है, बताइए। एक तो बिटकॉइन हो गया, दूसरा अरे बताओगे? तो जैसे सर रिपल एक लिख, इथेरियम है, और हाँ बहुत सारे हैं, तो ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कोई। ठीक है, बिटकॉइन सिर्फ एक ही नहीं है, इथेरियम, ठीक है, एक ये है। तो लिखिए, बिटकॉइन इज नॉट इशूड बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी, ओपन सोर्स है। जैसे विकीपीडिया क्या है, ओपन सोर्स है, कोई भी पढ़िए, कोई भी एडिट करिए, कोई भी माइनस करिए, जो करना है सो करिए। तो बिटकॉइन is not issued by any central authority. Bitcoin is not issued by any central authority. Bitcoin is an open source protocol. Bitcoin is an open source protocol. Bitcoin क्या है? ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है एक। अच्छा, क्यों अडॉप्ट किया उसने ऐसा? एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर क्यों बोल दिया है? पेमेंट इज, अरे पेमेंट इजीली हो जाएगी तो पेमेंट वैसे भी तो हो रही है, ऑनलाइन भी तो हो जाती है, ऐसा क्यों कर दिया उसने? सर दूसरे देश वाले बिटकॉइन से नहीं, हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा, आप बोलिए, कोई और बता रहा था कुछ। डिजिटल करेंसी है। नहीं, तुम्हारा गलत है, दूसरा कोई कुछ बोल रहा था। सर दूसरे कंट्री से इजीली पेमेंट हो जाएगी तो दूसरे कंट्री से क्या ज़रूरत है इजीली पेमेंट करने की? सर इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा। अच्छा बेटा, एल सल्वाडोर के लोग ना बाहर बहुत काम करते हैं, यूरोप में बहुत काम करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे रेमिटेंसेस सेंड करते हैं, तो वो इजीली पेमेंट हो जाएगा। ये बच्चा सही बोल रहा था, लिख लीजिए। एल सल्वाडोर, रीजन लिख लीजिए क्यों उसने अडॉप्ट किया है, रीजन लिखिए। एल सल्वाडोर रिलाइज heavily on money sent back from workers abroad. Heavily on money sent back from workers abroad. ठीक है, वर्कर्स बेटा बाहर काम करते हैं, वो पैसा सेंड कर देते हैं, ठीक है। बिटकॉइन एडॉप्शन, इसका रीजन जरूर याद रखना क्यों अडॉप्ट किया है, ठीक है, कर लिया है। बिटकॉइन एडॉप्शन में मेक दीज रेमिटेंसेस क्विकर एंड चीपर। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि एल सल्वाडोर में ना, जैसे बहुत वैसा कंट्री है, वहां पे सबके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। सो इट विल इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, it will boost financial inclusion in their country, it will boost, हाँ जी, हाँ वो उसी में दिए जाएंगे, वहाँ से भी पेमेंट बिटकॉइन में होगा, या वो बिटकॉइन जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा। जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैं बिटकॉइन अपना पैसा भेजना चाहता हूँ, मैं बिटकॉइन क्रिएट करूँगा फिर, ठीक है। ये
होंगे बेटा, बाहर के लोग काम कर रहे होंगे इकट्ठा करके कर लेंगे, एक साथ भेज देंगे, तभी तो हो सकता है. It will boost financial inclusion in their country. It will boost financial inclusion in their country, as the majority of the population does not have access to formal banking channels. इसमें फ्रॉड होने का बड़ा चांस है. ठीक है. Population does not have access to formal in their country, as the majority of the population does not have access to formal banking channels. Does not have access to formal banking channels. Formal banking channel नहीं है. अभी बाद में पता चलेगा इसको कितना फ्रॉड होना शुरू हो जाएगा. अभी तो इसने शुरू कर दिया है, बाद में पता चलेगा. छोटा सा कंट्री है वैसे तो, इतना कुछ खास है नहीं. हाँ, वैल्यू चेंज होती रही. मज़ा तो इसी बात का आएगा ना बेटा, कि मान लो मैं देखो, मान लो, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ. एक तो हाई रिस्क होगा, दूसरा पता है क्या, इंटरटेनमेंट इसी चीज़ का है. मान लीजिए मैंने बिटकॉइन भेजा, भेजते भेजते उसका वैल्यू डाउन हो गया, ठीक है. या मान लो मैंने परचेज करके रख लिया, फिर उसका मैंने सोचा था कल भेज दूंगा, कल वैल्यू डाउन हो गया, ठीक है. या उसने निकाला नहीं, या उसने बिटकॉइन को कन्वर्ट नहीं कराया, ठीक है. या आपको क्योंकि लीगल टेंडर कर दिया तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है. उसको सीधा ही बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे दूसरे के अकाउंट में. जब एल सिल्वाडोर ने ये कर दिया ना कि बिटकॉइन भी ये मानिए जैसे एंट्री नहीं होती, जैसे बैंक में एंट्री है वैसे ही तुम्हारे अकाउंट में एंट्री पड़ी रहेगी, आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे में. लेकिन बिटकॉइन में सबसे बड़ा इशू ये है, रिस्क जो ये बोल रहे हैं कि वैल्यू इसकी डिक्रीज या इंक्रीज होती रहती है. पता चला मान लीजिए कल जो मेरे पास बिटकॉइन थे वो 1 लाख रुपए के थे, आज वो बिटकॉइन 80,000 रुपये के हो गए. या फिर ऐसा भी हो सकता है कल वो जो बिटकॉइन थे क्या होगा, 1 लाख के थे, आज कितने हो गए, 1,20,000 के. प्रॉफिट भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है. ये तो बाद में समझ में आएगा एल सिल्वाडोर वालों को, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं, करने दो. शुरू में बेटा अच्छा लगता है, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं. हमारा आरबीआई भी सोच रहा था हम भी वर्चुअल करेंसी अनाउंस, बीच में आया था ना, आरबीआई बोल रहा था हम भी अपनी वर्चुअल करेंसी निकालेंगे. फिर पता नहीं इसको अकल आ गई, बोला बंद करो, कुछ वर्चुअल करेंसी नहीं होगा. अभी आया था बीच में न्यूज़ आया था कि हाँ, कि हम भी अपना निकालेंगे वर्चुअल करेंसी. लेकिन फिर इसको अकल आ गई कि रहने दो, वर्चुअल करेंसी बेकार है, ठीक है. टेस्ला ने भी सर बीच में अप्रूव किया था. अच्छा, आप बिटकॉइन से परचेज कर सकते थे टेस्ला में कार वार? हाँ सर, फिर वो बाद में मना कर दिया. तो जब उसने अनाउंसमेंट दिया था, हाँ, तो होल क्रिप्टो करेंसी मार्केट जंप अप लाइक. बिल्कुल जैसे अनाउंस किया होगा. अभी हो सकता है बेटा इससे भी जंप कर जाएगी. इससे भी क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी ना. जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो ये सब ऐसा ही है, चलता रहता है. लिख लीजिए, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स कब अनाउंस हुई थी, कोई बता सकता है? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018. लिख लीजिए, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स वाज अनाउंस्ड इन 2018. अच्छा, इसमें कितना लिखा हुआ है कि कितना ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, बायोफ्यूल कितना डालेंगे और पेट्रोल कितना होगा? बताया था अभी मैंने कल परसों के क्लास में. 20% इथेनॉल डालेंगे और 80% क्या होगा, पेट्रोल होगा, ठीक है. सो लिख लीजिए 20% इथेनॉल ब्लेंडेड विद 80%, 20% इथेनॉल ब्लेंडेड विद 80% पेट्रोल under the ethanol blended petrol program by 2030. Under the ethanol blended petrol program, ethanol blended petrol program बोलते हैं उसे, ethanol blended petrol program.
तो ईबीपी बोलते हैं इसे। इस प्रोग्राम में 20% इथेनॉल डाला जाएगा एंड 80% पेट्रोल डालेंगे मिक्स करके बाई 2030 ऐसा करेंगे हम। 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो E20 का मतलब क्या होता है पहले भी बताया था मैंने। E20 मीन्स इथेनॉल 20%। इथेनॉल अगर मैं ऐसे लिख दूं E80 का मतलब इथेनॉल 80%। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं A100 तो क्या होगा इथेनॉल 100%। इथेनॉल 100% लिख लीजिए। E100 पायलट प्रोजेक्ट। E100 पायलट प्रोजेक्ट मतलब 100% इथेनॉल से गाड़ी चलेगी। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन पुणे। ये प्रोजेक्ट जो है ना E100 वाला, इसको कहाँ इनोग्रेट किया गया है? पुणे में इनोग्रेट किया गया है। टीवीएस अपाचे जानते हैं? अपाचे 2 व्हीलर जो बाइक आती है, टीवीएस अपाचे। तो लिख लीजिए टीवीएस अपाचे 2 व्हीलर्स आर डिजाइन टू रन ऑन E80 और प्योर इथेनॉल E100 मॉडल। ऑन E80 और E100, ऑन E80 और E100 मॉडल। तो इंडिया में लोग पीना शुरू कर देंगे जल्दी। हाँ सही बोल रहे हो। उसको टंकी में डलवाने की बजाय पीना शुरू कर देंगे। इथेनॉल को आराम से बोतल में डाल डाल के पानी वानी पैक लगा के भरवाया करेंगे इथेनॉल, और फिर उसके बाद पैक बना बना के पिया करेंगे। सही बोल रहे हो। ये इंडिया के लोग बेटा बहुत वो है, पता चला अपना डलवाया इथेनॉल और शुरू हो गए कहीं पे भी। नेक्स्ट लिखिए बेटा प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना कब आई थी? प्रधानमंत्री जीवन योजना कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? 2019 में हुई थी बेटा, 17 में। जीवन योजना 2019 में लॉन्च हुई थी। It aims to create an ecosystem. It aims to create an ecosystem for setting up commercial projects, for setting up commercial projects and boost research and development. Boost research and development in second generation ethanol sector. In the second generation ethanol sector. सेकेंड जनरेशन इथेनॉल सेक्टर। एंड बूस्ट की बात की आपने? एंड बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द 2G का मतलब सेकेंड जनरेशनल इथेनॉल सेक्टर। सेकेंड जनरेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, एक होता है सेकेंड जनरेशन। क्या मतलब होता है? फर्स्ट जो जनरेशनल होता है वो फूड क्रॉप से बनता है, जैसे मेज से इथेनॉल बना दिया। सेकेंड जनरेशनल जो होता है जैसे जेट्रोफा से बना दिया आपने। जेट्रोफा समझते हैं? बायोफ्यूल प्लांट होता है, जेट्रोफा एक प्लांट होता है, उससे बना दिया फ्यूल। तो सेकेंड जनरेशनल जो बायोफ्यूल होता है उसकी बात कर रहे हैं। सो उसके लिए एक इकोसिस्टम प्रिपेयर किया जाएगा, उसका नाम यही है प्रधानमंत्री जीवन योजना। इसके बाद देखिए गोबर्धन स्कीम। गोबर्धन स्कीम 2018। Govardhan Scheme 2018. The scheme aims to positively impact. The scheme aims to positively impact. The scheme aims to positively impact village cleanliness. Impact village cleanliness and generate wealth and energy from cattle and organic waste. From cattle and organic waste. कैटल से और ऑर्गेनिक वेस्ट से वेल्थ जनरेट किया जाएगा। आपको पता ना बेटा, ये जो गोबर के उपले नहीं होते, आजकल तो ये भी सेल होते हैं।
ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, अमेजोन ओमेजन पे सर्च करिए तो परचेज हो जाते हैं, ये भी सेल होता है, तो ये भी फ़ायदा होगा। ठीक है, सो एक तरह से नई रूरल लाइवलीहुड जनरेट होगा। गोबर की फुल फॉर्म लिखिए। गोबर का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक, सर बोर्ड पे लिख दीजिए। हाँ जी, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक, O for organic, B for bio, A for agro, R for resources, R for resources. नेक्स्ट लिखिए ग्लोबल, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, एग्जाम्पल बताया था मैंने, हाँ फुल फॉर्म बताया। हाँ, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक, जब ये बनाते हैं उसके बाद ये पूरी पत्ती में जैसे यहाँ पे गोबर, तो जिसके ऊपर से हाँ हाँ बिल्कुल, पहले इन्होंने गोवर्धन लिखा होगा, फिर उसके बाद किया है, उसके बाद इसका उस गोबर से हाँ, फिर उसे ऑर्गेनिक ऐसे बना के ऐसे जोड़ के ऐसे किया है। पहले ऐसा, क्योंकि गोबर दिखेगा ना पता चल जाएगा, अच्छा गांव का गोबर है, फिर उसको सेल किया जाएगा। आपको पता नहीं है, यहाँ से इंडिया से ना गोबर एक्सपोर्ट होता है। कैसे एक्सपोर्ट होता है? ये जो आप जितनी भी यहाँ हरियाणा में देखना बहुत सारी गौशालाएँ होती है ना, हरियाणा में तो बहुत सारी गौशाला है, तो यहाँ गौशाला में जो गोबर होता है ना उसका स्लरी बनाते हैं। स्लरी बनाने का यहाँ से जर्मनी को एक्सपोर्ट होता है, शिप के थ्रू जाता है, जर्मनी उसको इंपोर्ट करता है क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं हम गोबर को, गोबर की स्लरी बना के यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। सोचिए, तो ये क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक एक तरह से लाइवलीहुड जनरेट करता है। ठीक है, ये जितनी भी गौशाला ना आपको लगता है बहुत गरीब हैं, इनको दान देना चाहिए, ये सब बहुत अमीर हैं बेटा। गौशाला वाले लोग जो है ना, जितने भी हैं सब बहुत रिच हैं, आप गरीब हो। आप गरीब हो इनके आगे। ठीक है, आप इनको दान दे रहे हो। ठीक है, गऊ दान दे रहे हैं, ऐसे बोलते हैं गऊ दान दे रहे हैं, हम गाय को खिला रहे हैं, ये कर, बहुत रईस हैं बेटा ये सब। ठीक है, आपको पता नहीं बेटा कितनी कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। काउडंग एक्सपोर्ट होता है, उसका केक बना के एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सेल होती है। अभी जाके पूछना बेटा, काउडंग वो जो चिप्स बनते हैं ना काऊ के, अरे केक जो जिसे काऊ केक बोलते हैं, काउडंग केक बोला जाता है, उसकी मार्केट में वैल्यू पूछना कितनी है? 8 रुपये का एक पीस मिलता है। हाँ, अमेज़न पे देखो, अभी देखो अमेज़न पे सर्च करके कितने रुपए का एक पीस मिल रहा है। पीस बेटा 8 रुपये का मिलता है, वो मजाक ले रखा है आप लोगों ने। ठीक है, इतनी इनकम जनरेट कर रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ यही बिजनेस किया जाए। ठीक है, कितने रुपए का पीस है? उसमें ना बंडल आते हैं, दर्जन दर्जन। इसको कमर्शियलाइज करके हाँ नहीं, आप पहली बार देख रहे हैं ना, मैं तो इसको कई बार देख चुका हूँ। हाँ ऐसा है। आप सोचो एक्सपोर्ट होता है जी, इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। कितने रुपए का है? 600 रुपये। हाँ, हजार रुपए किया हमारे गांव में। हमारे गांव वालों को पता चल जाए आत्महत्या कर लें कि ये भी 1000 रुपये का बिक रहा है दिल्ली में। ठीक है, यही बात है, सुसाइड कर लें यार, ये चीज़ 1000 रुपये की बिक रही, हद हो गया। हाँ नहीं, बिल्कुल बेनिफिट है, एडवांटेज ही है इस चीज़ का, और इससे फार्मर को भी बेनिफिट होता है। ठीक है, फार्मर को भी बेनिफिट है, लाइवलीहुड इंक्रीज हो जाता है उसको। फार्मर की इनकम को डबल करना है ना, तो फार्मर की इनकम कैसे डबल होगी? ऐसे ही डबल करेंगे। अभी तो देखना बेटा, अभी गोल गोल बनते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद जब ये ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो जाएगा ना, तो इसके अलग अलग स्टाइल में बना करेंगे। स्टार शेप चाहिए आपको? हाँ हाँ, स्क्वायर में है, स्टार शेप्ड है। ठीक है, ऐसे ऐसे बना करेंगे। अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, आने वाला युग बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, आप इसमें पता है, देखिए हाँ, गौमूत्र होता है, जैसे गौमूत्र भी बिकता नहीं बिकता? ठीक है, सो हर प्रोडक्ट बिकता है। बहुत महंगा बिकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है।
अब कुछ नहीं है बेटा। अब ये सब क्या गोवर्धन स्कीम में आ जाएगा 2018 में। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स। इसमें टॉप किसने किया है? हाँ जी, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, ऑकलैंड हैज टॉप्ड, लिख लीजिए। ये कौन रिलीज करता है वैसे? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होता क्या है? इसको EIU रिलीज करता है। इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? EIU। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। इसमें ना सिटीज को किया जाता है। ऑकलैंड, ऑकलैंड एक सिटी है न्यूजीलैंड में। तो 140 सिटीज जो हैं, 140 सिटीज, उनमें से ऑकलैंड ने टॉप किया है। सो लाइबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लिख लीजिए फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स को ये मेजर करता है। 5 ब्रॉड कैटेगरीज इसमें काउंट की जाती हैं। नंबर 1 स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कितनी गवर्नमेंट में। नंबर 2 हेल्थ केयर। नंबर 3 कल्चर एंड एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर और एनवायरनमेंट कैसा है। एजुकेशन कैसा है। 4th एजुकेशन। 5th इज इंफ्रास्ट्रक्चर, 4th इज एजुकेशन, 5th इज इंफ्रास्ट्रक्चर। 4th इज एजुकेशन एंड 5th इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 4th इज एजुकेशन एंड 5th इज इंफ्रास्ट्रक्चर। कल्चर एंड एनवायरनमेंट, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। 4th इज एजुकेशन एंड 5th इज इंफ्रास्ट्रक्चर। लिवेबल सिटीज हैं बेटा। सबसे रहने के लिए सबसे अच्छी जो सिटी है वो कौन सी? ऑकलैंड है। सीधा न्यूजीलैंड जाओ, वहीं पे रहना शुरू करो। और सबसे बुरी सिटीज कौन सी हैं? हैं? तो लिख लीजिए। पाकिस्तान की कराची है सर, अच्छा, 107वें नंबर। लिख लीजिए। सबसे नीचे कौन सा वैसे? नहीं बेटा, बॉटम 3 बताओ। पोर्टो मोर्सबी, लिख लीजिए, पोर्ट मोर्सबी। ठीक है, ये कहाँ पे है? यहाँ रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी। पपुआ न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया, ये बता सकते हैं कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर देखोगे वहाँ पे मिल जाएगा। दमास्कस, दमास्कस में भी रहने लायक नहीं है। दमास्कस कहाँ पे है? सीरिया। दमास्कस, DAMASCUS, दमास्कस, सीरिया। लागोस, लागोस कहाँ पे? नाइजीरिया में। लागोस, LAGOS, लागोस, नाइजीरिया। ये 3 सिटीज बहुत बेकार हैं। लागोस में मत रहिए, नाइजीरिया में है। कभी भी कोई बोको हराम में उड़ा देगा आपको। नाइजीरिया, दमास्कस, दमास्कस में क्या है? ISIS। सीरिया, जीवन का कोई भरोसा नहीं है और एजुकेशन का भी कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, इन सिटीज़ में कोरोना के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आती। कभी भी सीरिया में इतना कोरोना हो गया, कभी आई? क्यों? कभी भी आपने सुना कि सीरिया में इतना कोरोना हो गया, ठीक है, दमास्कस में इतना कोरोना हो गया? क्या कोरोना नहीं होगा वहाँ? तो वहाँ पे इतना टूरिज्म भी तो बाहर से टूरिज्म बेटा, वहाँ कोई फंसने थोड़ी जाएगा, मर जाएगा वहाँ जाके। वहाँ से तो लोग बाहर निकलना चाहते हैं। हम वहाँ से बाहर बेटा, वहाँ पॉपुलेशन इतनी भी नहीं है और सही बोल रहे हो, बाहर से कोई जाता नहीं है। तो वहाँ डिफरेंट population
डेवलपमेंट नहीं है तो कौन जाएगा वहाँ? मीडिया सप्रेस्ड है, अगर होता भी होगा तो गोली मार देते होंगे। कोरोना से तो बाद में मरना, पहले गोली मार देते हैं, तू फैला देगा कहीं, ठीक है। जैसे पपुआ है, मैन ईटर ट्राइब, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पपुआ न्यू गिनी मैन ईटिंग ट्राइब्स हैं बेटा, खूब आराम से। बोको हरम बोलते हैं बेटा, अभी तो नाम बोला था नाइजीरिया में। नाइजीरिया में एक बोको हरम है, बोको हरम बोलते हैं उसको। यहाँ दमास्कस में एक ISIS है, और यहाँ बोको हरम है। बोको हरम बस मार मूर देते हैं बंदे को। तो ये 3 सिटीज़ याद रखना, यहाँ का भी सेटल मत होना अभी के लिए, बाकी बाद में पता नहीं क्या होगा। बेटा हेरिटेज ट्री किसे बोलते हैं? हेरिटेज ट्री हाँ एग्जैक्ट। अर्बन एरियाज में जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाती है उनको हेरिटेज ट्री बोलते हैं, लिख लीजिए। हेरिटेज ट्री आर दोज ट्री whose age is more than 50 years, whose age is more than 50 years in older area, in urban areas। अर्बन एरियाज में 50 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र हुई वो हेरिटेज ट्री हो गया। नेक्स्ट लिखिए, ऑपरेशन कैक्टस। क्या है ऑपरेशन कैक्टस? ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव में लेजिटिमेट गवर्नमेंट को रीस्टोर करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस स्टार्ट किया था। क्या लिख लीजिए, ऑपरेशन कैक्टस वाज स्टार्टेड बाय, ऑपरेशन कैक्टस वाज स्टार्टेड बाय इंडिया to restore the legitimate government, to restore the legitimate government in Maldives। मालदीव की कैपिटल का क्या नाम है? और श्रीलंका की? लिख लीजिए। अभी बेटा 2 ऑटोनोमस काउंसिल थी जिनको टेरिटोरियल काउंसिल में अपग्रेड कर दिया गया। कौन कौन सी हैं? अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में 2 ऑटोनोमस काउंसिल थी, उनको टेरिटोरियल काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया गया। कौन कौन सी? लिख लीजिए, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, इसको टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया है। ऑटोनोमस काउंसिल, टेरिटोरियल काउंसिल बनाने का फ़ायदा क्या होता है? ऑटोनॉमी ज़्यादा मिल जाती है, प्लस फाइनेंस ग्रांट्स मिलने शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए हर ऑटोनोमस काउंसिल चाहती है कि वो टेरिटोरियल काउंसिल बन जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए। दूसरा है नॉर्थ कैचर हिल ऑटोनोमस काउंसिल, नॉर्थ कैचर, नॉर्थ कैचर, नॉर्थ कैचर हिल्स, हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल। नॉर्थ कैचर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल।
तो इसको भी टेरिटोरियल काउंसिल में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी ऑटोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने लिए खुद लॉ बनाएगा, प्लस फाइनेंशियल ग्रांट्स मिलना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा इसको अपने डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद लिखिए रेंगमा ट्राइब। कहाँ कहाँ है रेंगमा ट्राइब इंडिया में? नागालैंड, आसाम, नागालैंड, असम और नागालैंड एंड आसाम। अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए। रेंगमा ट्राइब इज फाउंड इन नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, असम। अरुणाचल प्रदेश, असम। आसियान कंट्री में कितने मेंबर हैं? टेन मेंबर्स हैं आसियान कंट्री में, 10 मेंबर्स हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है आसियान का? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। ठीक है, 10 कंट्रीज आती हैं इसमें। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन। आसियान, हर चीज़ को ना बार बार रिवाइज करिए, जो आता भी है उसको भी रिवाइज करिए। करंट अफेयर बिल्डअप करना कोई आसान काम नहीं होता। सो आसियान के बारे में लिखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। It is a regional grouping. It is a regional grouping that promotes economic, political and security cooperation. कब बनी थी ये आसियान? 1967 in Bangkok. So लिख लीजिए, it was established in 1967 इन बैंकॉक। बैंकॉक किसकी कैपिटल है? थाईलैंड। लिखिए ग्लोबल, नेक्स्ट लिखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है इसको, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। कितना इसने फोरकास्ट किया, कितना जीडीपी होगा हमारा 21-22 में? 8.3%। 21-22 में हमारा जीडीपी कितना होगा? 8.3%। इतना जीडीपी बोला इसने, प्रेडिक्ट किया है कि इतना होगा। वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट इशू करता है लिख लीजिए। वर्ल्ड बैंक इशू नंबर 1 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये रट्टा मार लेना है, कल मैं पूछूंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इशू करता है। नंबर 2 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इशू करता है। नंबर 3 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक क्वेश्चन रिपोर्ट से जरूर आता है कि इस रिपोर्ट को कौन इशू करता है। ठीक है, तो रिपोर्ट हर इंस्टीट्यूशन की याद रहनी चाहिए आपको, कौन क्या रिपोर्ट इशू करता है। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकंड इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, थर्ड रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट,
फोर्थ इज माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। फिफ्थ लिखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये रिपोर्ट इशू करता है वो। देखिए द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज and learning center, intergovernmental knowledge and learning center, working for the people of Hindu Kush, working for the people of Hindu Kush Himalayas, working for the people of Hindu Kush Himalayas. It is based in Kathmandu. It is based in Kathmandu, Nepal. And work for 8 regional member countries. 8 regional member countries. कौन कौन सी 8 रीजनल मेंबर कंट्रीज हैं इसमें? नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश, नंबर 7 चाइना, नंबर 8 म्यांमार। लिख लीजिए अफगानिस्तान के बाद दूसरा क्या है? पाकिस्तान, तीसरा इंडिया, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां चाइना, आठवां म्यांमार। रिपीट कर लो नेम। अफगानिस्तान से शुरू कर दो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर उसके बाद चाइना, फिर म्यांमार। 8 कंट्रीज हो गई। देखिए देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये देहिंग असम में। देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? असम में। असम में देहिंग पटकई नेशनल पार्क, असम। देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। रायमोना लिख लीजिए, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क
It is also in Assam. अच्छा, असम में बताइए कौन से ऐसे 2 नेशनल पार्क हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? असम में कौन से ऐसे 2 नेशनल पार्क हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? कान्हा कहाँ पहुंच गया बेटा असम में? सॉरी काजीरंगा एंड मानस, लिख लीजिए। काजीरंगा एंड मानस आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। मानस नेशनल पार्क, ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, बोथ आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी वर्ल्ड की रैंकिंग आई है ना यूनिवर्सिटीज़ की, तो कौन सी इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है? आईआईटी बॉम्बे। और है आईएससी, लिख लीजिए। आईआईटी बॉम्बे टॉप यूनिवर्सिटीज। क्यूएस इसको बोलते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, सब आईआईटीज ही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, यूनिवर्सिटी दिल्ली भी आ गई है बेटा इसी में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जेएनयू भी है, हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू भी है इसमें। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने लॉन्च किया था? सुरक्षित हम एंड सुरक्षित तुम, लिख लीजिए। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड परिमल फाउंडेशन। परिमल फाउंडेशन, सॉरी पीरामल फाउंडेशन, परिमल नहीं, पीरामल फाउंडेशन। तो पीरामल फाउंडेशन है एक, पीरामल फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। नीति आयोग इसको लॉन्च किया है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। This was launched to assist the administration. This was launched to assist in the administration in providing home care support to COVID-19 patients. नेक्स्ट लिखिए युवा स्कीम, युवा YUWA, युवा स्कीम। यंग अपकमिंग, युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। युवा, इतनी स्कीम आती है यार। यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स, लिखिए यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है स्कीम को।
लिखिए द स्कीम इज, सुन लीजिए, द स्कीम इज एम्ड एट ट्रेनिंग, द स्कीम इज एम्ड एट ट्रेनिंग 75 एस्पायरिंग राइटर्स, 75 एस्पायरिंग राइटर्स बिलो 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से कम होना चाहिए, बिलो 30 ईयर्स। its aim its aim is to bring its aim is to bring reading and authorship, its aim is to bring reading and authorship as a preferred profession, as a preferred profession at par with other job options, at par with other job options, at par with other job options, ये योगा मैट जानते हैं, योगा जिस पे करते हैं, योगा मैट होता ना, योगा नहीं करते जिस पे, तो उस बायो लिखिए बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल योगा मैट, उसको बोलते हैं मुरहन योगा मैट, मुरहन योगा मैट, योगा मैट। दिस इज डेवलप्ड बाय असम, असम स्टेट ने इसको डेवलप किया योगा मैट को। बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्ट है, कंपोस्टेबल है योगा मैट, मुरहन योगा मैट बोलते हैं। देखिए मुरहन इज अ नेम्ड आफ्टर अ बर्ड ऑफ दीपोर बिल बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दीपोर बिल में ना एक बर्ड है मुरहन, उसका नाम मुरहन है, तो उसके नाम पे रखा गया है, नेम्ड आफ्टर बर्ड ऑफ दीपोर बिल। दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, तो वहाँ पे एक बर्ड मिलती है मुरहन, तो उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। इट इज़ हैंड वोवन, हाथ से बनाया जाता है इसको, 100% बायोडिग्रेडेबल एंड 100% कंपोस्टेबल मैट, and 100% compostable mat, developed from water hyacinth, developed from water hyacinth, developed from water hyacinth, वाटर हाइसिन से बनाया गया है। इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है बेटा, इस तरह की जो पब्लिक यूज़ की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पेपर में आती हैं यूपीएससी में। हाइसिन से बना है, वाटर हाइसिन होता है ना, हाँ वो जलकुंभी बोलते हैं उसको, ग्रीन ग्रीन कलर का नहीं होता, उससे बनाया गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है?
11th मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th मई। इस बार की थीम क्या है उसकी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, बताइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो डेट क्या है? 11th में बेटा, 11th में। उस दिन ये पोखरन वाला हुआ था ना, एटम बम, ठीक है, टेस्ट किया था उसी दिन को, 11th में। 1999 में पोखरन टेस्ट नहीं हुआ था, परमाणु मूवी बनी हुई है जिसपे। थीम लिख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। 11th में 1998 को हुआ था, 1999 नहीं, 11th में 1998 को न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो इसीलिए 11th में को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति बोला जाता है उसको। हक्की पिक्की ट्राइब कहाँ पे है, बताया था मैंने एक दिन, कर्नाटका। हक्की पिक्की ट्राइब इन कर्नाटका, हक्की पिक्की ट्राइब इन कर्नाटका। ये फरजाद बी गैस फील्ड कहाँ पे है, बता सकते हैं कोई? फरजाद, फरजाद बी गैस फील्ड कहाँ पे, कौन सी कंट्री में? ईरान में, वेरी गुड, ईरान में। ये फरजाद बी गैस फील्ड, ईरान। इट इज लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में है ये, ईरान में। अभी एक साइक्लोन आया था, क्या नाम था, ताउत के, कहाँ पे? गुजरात, कर्नाटका, केरला, गुजरात, ये सब था, वेस्टर्न साइड में आया था। ये भूलना नहीं है बेटा, जो चीज़ें आ रही हैं उसको याद भी रखना है। हाँ, ईस्टर्न साइड में था, साउथ, हाँ, ये वेस्टर्न साइड में आया था। अलास्का अक्सा मॉस्क कहाँ पे? अल अक्सा, हाँ जी, अल अक्सा मॉस्क कहाँ पे है? अभी न्यूज़ में आया था ना, जेरूसलेम, जेरूसलेम, अल अक्सा मॉस्क, जेरूसलेम।
सर ये वही इजराइल हाँ हाँ, सब वही वाली है। न्यूज़ में बहुत ही अलग अक्समोज मॉस्क। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट लिख लीजिए 1992। 92। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1992। एलिफेंट सेंसस होता है कितने साल में होता है? 5 years लिख लीजिए। एलिफेंट सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन 5 years। लास्ट कब हुआ था? लास्ट कौन से ईयर में हुआ था? लास्ट जो एलिफेंट सेंसस हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? 2017। 2017 में हुआ था। टू 2017 में एलिफेंट, एशियन एलिफेंट्स की काउंटिंग कितनी थी? 27,000 लिख लीजिए, 27,312। और इससे पहले जो सेंसस हुआ था 2012 में हुआ था, उसमें जो काउंटिंग थी वो कितनी थी? उस टाइम पे काउंटिंग करीबन 30,000 के करीब थी। तो एलिफेंट का नंबर ना डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा एलिफेंट कौन से स्टेट में है? 30,000। सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पे मिलेंगे आपको? कर्नाटका लिख लीजिए। कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। उसके बाद असम में, फिर उसके बाद केरला में। सीड बॉम्ब क्या होते हैं? लिख लीजिए सीड, SEED। सीड बॉम्ब्स क्या होते हैं? सीड बॉम्ब्स SEEDB। सीड बॉम्ब्स BOMBS लिख लीजिए। उड़ीसा फॉरेस्ट डिवीजन है स्टार्टेड सीड बॉल्स, कास्टिंग सीड बॉल्स inside different reserve forest areas, to enrich food stock। सीड बॉम्ब्स देखिए, ये आपको सीड बॉम्ब मिलेंगे। एलिफेंट रिजर्व एरियाज में होते हैं। उड़ीसा टर्न टू सीड बॉम्ब्स टू फाइट अ जंबो प्रॉब्लम। ठीक है, इनको खाना वाना मिलेगा। इनकी इमेज देखिए, सीड बॉम्ब्स ऐसे ऐसे ना खाना वाना बना के ऐसे फेंक दिया जाता है, फिर एलिफेंट खाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये सीड बॉम्ब्स शुरू किए। उड़ीसा टर्न टू सीड बॉम्ब्स टू फाइट अ खाना उनके लिए भेजा जाता है, उसमें फेंक देते हैं, फिर वो खाते रहते हैं आराम से। मायोस्ट बम तो नहीं बना रहे? सीड बॉम्ब्स, ठीक है, ये हो सकता है आपके पेपर में आ जाए बेटा। सीड बॉम्ब्स, इसको याद रखना, फूड होता है ये एलिफेंट्स के लिए। सीड बॉम्ब्स
लिख इन रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज टू एनरिच फूड, हाँ जी, इन कल ना आप कुछ टेम्पल्स लिखवा रहे थे पूरा में। चलिए अभी करा दूंगा। रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज टू एनरिच फूड स्टॉक फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स टू प्रिवेंट मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, टू प्रिवेंट मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया है इसको। कोप 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, लिख लीजिए कोप 28, COP। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। कोप 28 जो सेशन होगा कहाँ पे होगा? अबू धाबी इन 2023। अबू धाबी किसकी कैपिटल है? UAE। क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, इसका जो कॉन्फ्रेंस होगा कोप 28 अबू धाबी में होगा। अबू धाबी किसकी कैपिटल है? UAE। कोप 26 ना 2020 में होने वाला था तो पोस्टपोन्ड हो गया था, ठीक है। नवंबर में होगा ग्लासगो में, लिख लीजिए कोप 26 विल बी हेल्ड इन नवंबर, ग्लासगो UK। हाँ, ग्लासगो GLASGOW, ग्लासगो UK इन नवंबर 2021, नवंबर 2021 में होगा ये। सर 27 कहाँ पे प्लान है अभी? बेटा अभी प्लान तो पता नहीं, इसमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखना जरा नेट पे। कोप 28 तो उसने खुद ही बोला है, अबू धाबी ने हम करवाएंगे 2023 में। 27 शायद साउथ अफ्रीका है या ऐसा कुछ, पता नहीं, देख लेना एक बारी नेट करना। कोप 27 UNFCC। जर्मनी, कंफर्म कर लेना जरा। कोप 27 जर्मनी है। हवाना सिंड्रोम क्या होता है? हवाना सिंड्रोम सर ये अभी क्या हो रहा है? हवाना सिंड्रोम लिखिए। सर अभी US डिप्लोमेट्स ने बोला है ना कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है? सर ये वो मैक्सिको में कुछ वो हवाना सिंड्रोम होता क्या है? क्या होती है? मतलब किसकी आवाज़ है? भूत प्रेत की आवाज़ आती है क्या? लिखिए हवाना सिंड्रोम। Havana syndrome means people experience odd physical sensations
एंड हियर पेकुलर साउंड्स, हियर पेकुलियर साउंड्स, कुछ विशेष तरह की आवाज़ें सुनाई देती उन्हें, और फिर उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं. एंड आफ्टर विच दे स्टार्टेड फीलिंग सिक. इन हवाना सिंड्रोम हेडेक होना शुरू हो जाता है, फैटीग, थक जाते हैं, हेडेक, फैटीग, डिजीनेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाती है, एंड हियरिंग लॉस होता है, हियरिंग लॉस, सुनना भी बंद हो जाता है, हियरिंग लॉस. कहाँ से है सर ये? हवाना यूएसए के लोगों को बता रहे हैं कि हवाना, यूएसए के लोगों को ऐसा फील होता है. अच्छा, सिद्धा सिस्टम जो मेडिसिन का होता है, मैंने बोला ओल्डेस्ट सिस्टम है सिद्धा सिस्टम. आयुष में होता है ना सिद्धा, आयुष मिनिस्ट्री जो है उसमें एक सिद्धा सिस्टम होता है. सिद्धा सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी बीमारी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है, सिद्धा बोलते हैं उसे. ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है सिद्धा. सो लिखिए, सिद्धा सिस्टम इज द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम and it is specially practiced in Tamil Nadu. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम लिखिए सोवा रिक्पा. SOWA रिक्पा. ये क्या, कहाँ का है? ये भी मेडिसिन सिस्टम है. सोवा रिक्पा, लद्दाख. सोवा रिक्पा is a Tibetan medicine system its theory and practice is similar to Ayurveda. Sowa Rigpa is based on principle that Sowa Rigpa is based on principle that bodies of all the living being and non-living objects of the universe are composed of five physical elements. पृथ्वी जल अग्नि वायु एंड आकाश. पृथ्वी जल अग्नि वायु एंड आकाश. when the proportion of these elements is imbalanced in our body, disorder results. When the proportion of these elements is imbalanced in our body, disorder results. मेके धातु प्रोजेक्ट किस रिवर पे बना हुआ है? मेके धातु प्रोजेक्ट कावेरी रिवर पे. लिख लीजिए, मेके धातु प्रोजेक्ट इज मेके धातु
project is on Kaveri river. कावेरी रिवर पे बना हुआ है, ऑन कावेरी रिवर. देखिए एनवायरमेंट टैक्स, एनवायरमेंट टैक्स it is a tax which can be introduced on substances which pollute the environment, जो environment को क्या करते हैं, pollute करते हैं. एम क्या है इसका? The aim and purpose of environmental taxes, the aim and purpose of environmental taxes is to curb or reduce the extent and amount of the use or consumption of harmful substances, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं. इन्वायरमेंट टैक्स बोलते हैं, इन्वायरमेंट टैक्स. अच्छा, कोल पे सेस लगता है ना, कितने रुपए का लगता है? पहले तो 100 का लगता था, फिर 150 का लगता है, अब 400 रुपए का लगता है पर टन. लिख लीजिए, कोल सेस इज ए काइंड ऑफ, कल बता रहा था ना कोल सेस में, कोल सेस इज ए काइंड ऑफ एनवायरमेंटल टैक्स 400 rupees per ton. And this fund goes to, this finance goes to National Clean Energy Fund, Clean Environment Fund. So Clean Environment Fund बना हुआ, National Clean Environment Fund, उसमें ये पैसा चला जाता है. फर्स्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया में? अभी 2021 चल रहा है ना, सेंसस हो रहा है. फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? हाँ, 1881. लिख लीजिए, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन 1881. फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन 1881. लिखिए नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग. नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग. It was approved in 2018. National Mission on Biodiversity and Human Well-being. National Mission on Biodiversity and Human Well-being. Human Well-being. It was approved in 2018.
It aims to use biodiversity. It aims to use biodiversity for the well-being of the people. So biodiversity को आप सेल कर सकते हैं मार्केट में, तो उससे पब्लिक का वेलबींग होगा. It was approved on. It is approved on 2018. 2018 में अप्रूव किया गया था इसको, मिशन को. And its aim to transform biodiversity to the people's economic prosperity, to the people's economic prosperity, to the people's economic prosperity, people's economic prosperity. कैसे होगा थोड़ा सा? बायोडाइवर्सिटी है सीधी से. बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आ जाता है, ठीक है? मतलब सेलिंग राइट्स मिल जाएंगे वहाँ पे लोकल्स को या कैसे? नहीं, जैसे लोकल हनी हो गया, ये सब हो गया, तो बायोडाइवर्सिटी से तो हनी बनता है, तो उसको सेल कर सकते हैं. लीव्स होती हैं, तेंदू लीव्स होती हैं, उसको सेल कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं. तो वो वहाँ लोकल ट्राइबल लोगों को ही, हाँ, उन्हीं वैसे भी मिले हुए हैं वैसे तो, बस एक मिशन ही बनाया गया है. सो ये ट्राइबल लोगों को राइट्स मिल जाएंगे, वो सेल करके इकोनॉमी अपनी प्रोस्पेर करेंगे. ठीक है जी. सो ये है बेटा, आपको इतना कर लेना है. सो जितना करंट अफेयर कराया उसमें से प्री और मेंस दोनों का आएगा, ठीक है? प्री का भी आएगा और मेंस का भी आएगा. मेंस के भी क्वेश्चन आएंगे संडे को और प्री के भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो देख लेना है आपको. ठीक है, चलिए. सर एक क्वेश्चन था. हाँ जी, बोलिए. सर जो तमिलनाडु के सरकार है उसने अनाउंसमेंट किया है कि वो ना मिट्टी के जो वहाँ पे एक खिलौने होते हैं उनको जीआई स्टेटस दिलवाया है. तो सर कोई भी सीएम किसी को भी किसी भी प्रोडक्ट बेटा बोलने का मतलब क्या है? आप जीआई स्टेटस का मतलब ये थोड़ी होता है किसी को भी जीआई स्टेटस मिल जाएगा. उन बोल रहे हैं, बोलने दो उनको, जब मिलेगा तब मिलेगा ना. ठीक है, कोई भी चीज़ एक अद्भुत चीज़ होनी चाहिए, उसको जीआई स्टेटस मिलता है. अब वो ठीक है, वो प्रमोट कर रहे हैं कि इसको जीआई स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन जब मिलेगा तभी तो मिलेगा. ठीक है, यूनिक होनी चाहिए वो जो चीज़ है ना, यूनिक होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलती हो, सिर्फ उसी लोकेशन पे मिलती हो, उसी स्पेस में मिलती हो, तो बात है. अगर वैसी चीज़ कहीं और भी बनाई जा सकती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. फिर तो जीआई स्टेटस ऐसे जल्दी नहीं मिलता. पहले ये लोग बोलते रहते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, फिर उसके बाद जीआई स्टेटस मिलता है. ठीक है, जीआई स्टेटस इतने इनके बोलने से थोड़ी हो जाता है इतना जल्दी. हाँ जी. सर एक क्वेश्चन और था. सर पंजाब की जो गवर्नमेंट थी ना, उसने अनाउंसमेंट किया था ईद वाले दिन कि वो बनाएंगे मलेरकोटा को. तो सर क्या वो बन गया या फिर क्या, किसको बनाएंगे? पंजाब ने मलेरकोटा क्या बनाएंगे? की थर्ड स्टेट राज्य डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, राज्य कहाँ से बना रहे हैं? अब पंजाब राज्य तो बना लेगा, मतलब राज्य कहाँ बनेगा? राज्य तो सर डिस्ट्रिक्ट तो कोई भी बना सकता है जी. स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी जब मर्जी बना लेगी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है. डिस्ट्रिक्ट का तो कोई पूछेगा भी नहीं किसने क्या बना लिया. डिस्ट्रिक्ट तो कितने भी बनाते रहो आप, जो भी चीफ मिनिस्टर चाहे वही नया डिस्ट्रिक्ट बना देगा. ठीक है. ओके सर, ये ठीक है. ठीक है जी. स्टेट नहीं बनते जल्दी.